चलो आज की जो क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे विद्युत संबंधी कूलाम का नियम। तो कूलाम एक वैज्ञानिक था और उसका नियम पढ़ना है। तो कूलाम ने जो अपना नियम दिया था वो बल पर दिया था। बल पर आपने चुंबक पर पढ़ा होगा, तो आज हम लोग विद्युत से ज्यादा चुंबक पे सीखेंगे। और विद्युत और चुंबक में सिस्टम में कोई अंतर नहीं है, बस नाम का अंतर समझ लो। तो हम चुंबकों से समझेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। अब हम आपको बताएं दो चुंबक। क्या बताएं? दो चुंबक। उन्होंने क्या बताया वो समझो। दो चुंबक हैं, दोनों चुंबकों को मैं नजदीक लाऊं फॉर एग्जांपल के लिए। मेरे पास कुछ और लेता हूं। ये दो चुंबक हैं, दो चुंबकों हैं। इन दोनों चुंबकों में या तो चिपकने का बल लगेगा तो बोलेंगे आकर्षण, और इन्हें अपन पलट देते हैं तो ये दूर भगने लगती हैं, तो इसे बोलते हैं प्रतिकर्षण। चिपकाएंगे फिर भी भग जाएंगे दूर, तो इसे बोलेंगे प्रतिकर्षण। और यदि इन्हें पलट के ऐसे लगाएं चुंबकों को तो तक चिपक जाती है। तो इसका मतलब ये आकर्षण बल है और दूर भगने को प्रतिकर्षण बल है। तो दो बल काम कर रहे हैं, एक आकर्षण का और एक प्रतिकर्षण का। चलो ठीक है। अब बात ये आती है, एक शर्त क्या है इसमें वो समझें। जैसे मान लीजिए 1-1 किलो की दो चम्मच हैं, जो 1-1 किलो की दो चुंबक हैं। यदि 1-1 किलो की जगह 2-2 किलो की चुंबक लगा दूं तो ज्यादा ताकत से चिपकेंगी, और यदि घुमा देंगे तो ज्यादा ताकत से क्या होगा? दूर दूर जाएंगे, प्रतिकर्षण होगा। तो आकर्षण बल का मान या प्रतिकर्षण बल का मान उनकी चुंबकों की साइज यानी परिमाण के अनुक्रमानुपाती होता है। जब 1-1 किलो की जगह 2-2 को लेंगे ना तो कुल ताकत कितनी हो जाएगी? दुगुनी। तो अर्थात इन दोनों को गुणा कर दो। यदि मैंने एक चुंबक 1-1 किलो की जगह 2-2 किलो की कर दी तो दोनों में गुणा कर दी जाए। क्या कर दिया है? साइजों का गुणा। मैंने 3 गुनी कर दी तो 3 तिया 9। यदि 4 गुनी चुंबक कर दें तो 4 चौके 16। तो 4 टाइम कर सकते हैं अपन लोग। ऐसे ही यदि मैंने दुगुना किया है, डबल किया है, तो 2 टाइम्स क्या कर सकते हैं? गुणा यानी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 गुना किया है तो 3 टाइम 3 तिया 9। तो यही बात समझना है हमें। तो एक हमने जब हमने इसमें ये बात करी थी कि चुंबक की साइज बढ़ा रहे थे, तब दोनों चुंबकों के बीच की दूरी स्थिर थी, तब कोई बदलाव नहीं है। अब चुंबक तो हमने 1-1 किलो की ले ली, लेकिन चुंबकों को दूरी पे प्रभाव क्या पड़ेगा? यदि मैं चुंबक को नजदीक लाऊंगा तो ताकत बढ़ेगी, और चुंबकों को दूर ले जाऊंगा तो ताकत ढीली हो जाएगी। तो जब दूरी घटेगी तो बल बढ़ रहा है, यदि दूरी बढ़ रही है तो बल घट रहा है। उल्टा होता है। यहाँ पर देखो, चुंबकों को मैं ले जा रहा हूं तो क्या हो रहा है? दूरी घट रही है और ताकत लगने लगी जोश से, तो क्या हुआ? बल बढ़ रहा है, पर दूरी घट रही है। अब ताकत से खींच के मैं दूर ले जाऊंगा तो देखो ताकत बिल्कुल खत्म, दूरी बढ़ गई। दूरी बढ़ी तो बल कम हुआ। बस इतनी सी बात समझनी थी इस नियम में। अब देखो एक बार में क्लियर हो जाएगा। ये दो हमारे पास चुंबक हैं, इन्हें अभी अपन लोग आवेश नहीं समझेंगे विद्युत में, केवल क्या समझेंगे? चुंबकें समझेंगे। ठीक है। यदि हम बात करेंगे तो चुंबकें समझेंगे, तो यही बात सेम टू सेम आप यहां मिलेंगे। देखो, कूलाम ने नियम दिया था बल पे, तो किन्हीं दो बिंदु आवेश यानी ये वाले और ए वाले दो बिंदु हैं, एक 1 और एक 2। दो बिंदु आवेशों के बीच, इन दोनों के बीच लगने वाला आकर्षण यानी दूर भगने का या नजदीक आने का। ठीक है। तो नजदीक आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान यानी वैल्यू, क्या? वैल्यू मान उन दोनों आवेशों की साइज के गुणनफल, परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। यानी मैंने 1 किलो की जगह 2 किलो की चुंबक ली तो इसका क्या होगा? ताकत बढ़ेगी, यानी समान अनुपात में बढ़ेगी। और इनकी बीच की दूरी कितनी है? जैसे मान लो इन दोनों के बीच की दूरी है d, तो d का क्या करते हैं? वर्ग। तो जितनी दूरी बढ़ाएंगे उस पर वर्ग कर दो, इतना गुना ताकत कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यानी उल्टा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? व्युत्क्रमानुपाती होती है यानी उल्टा होती है। ये बताया। ठीक। तो इन्हें इस चित्र बनाएंगे, और इन दोनों को समझने के लिए यदि दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 है, इनके बीच की दूरी d है, तो इनके बीच लगने वाला विद्युत बल के बारे में बात करेंगे। ठीक है भाई, इनके बारे में बात करेंगे। तो
तो अब इस पे अपन समीकरण बनाएंगे। तो समीकरण सुनो क्या बनेगा। तो दोनों बिंदुओं के बीच लगने वाला बल, क्या बल, बल को बोलेंगे F, तो जो हो गई F बल हो गया। तो Q1 Q2 यानी Q1 और Q2 दोनों के बीच की साइज बढ़ाएं यदि, तो इन दोनों की ताकत में गुणा कर दो, बस इतनी सी बात है। तब हम जब साइज बढ़ा रहे थे तो ताकत की बात कर रहे, तब इन दोनों के बीच की दूरी कैसी कर दी अपन ने, नियत, स्थायी। तब जब हम लोग चुम्बकों की साइज बढ़ाएंगे, क्या बढ़ाएंगे, साइज बढ़ाएंगे, तब दूरी नहीं बढ़ाएंगे, जब दूरी बढ़ाएंगे तब साइज नहीं बढ़ाएंगे। यदि हमने एक साथ दोनों बढ़ा दी, क्या कर दी, दोनों बढ़ा दी, तो कैसे पता लगेगा कि बल किससे अंतर आ रहा है। इसलिए एक ही चीज में बदलाव करेंगे, ठीक है। यही चीज सेम टू सेम चुम्बक पर पढ़ना है, जहाँ M1 इंटू M2 कर देंगे, बस इतना सा फर्क होगा। तो ऐसे ही जब साइजों का बढ़ाई जाए तो दूरी नियत की जाए, इसे समीकरण 1 देंगे। अब ऐसे ही देखेंगे दूसरा, जब हम लोगों ने F पर बल की बात करी, दूरी बढ़ाएंगे, तो दूरी बढ़ाने के लिए D बोलेंगे, लेकिन व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टा, उल्टा कम मानेंगे, जब 1 के बटे में रख देंगे तो उल्टा हो जाएगा, तो D बढ़ेगी तो F घटेगी। देखो दूरी बढ़ाएंगे तो बल घट जाएगा, दूरी घट रही है ताकत बढ़ रही है, तो जी आगे ले लो, ठीक। तो ये उल्टा होगा। उल्टा के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमेशा D को 1 के बटे में रखना होगा। यदि मैं ऐसे रख दूं F समानुपाती D, तो इसका मतलब दूरी बढ़ेगी और बल भी बढ़ेगा, ये गलत हो जाएगा। ऐसा कहाँ होता है, यहाँ वजन बढ़ाएंगे, आज चुम्बकें बड़ी करेंगे, ताकत बढ़ेगी, ये समानुपाती होता है, ठीक। चलो ठीक है, अब देखो आगे। तो समीकरण 2 हो गया हमारे सामने। समीकरण 1 और समीकरण 2 को मिला दिया जाए, तो मिलाते हैं। तो इसमें F और इसमें अब कॉमन है, तो ये कॉमन रख दी। इसमें अनुक्रमानुपाती कॉमन है, ये कॉमन रख दिया। Q1 Q2 है तो Q1 Q2 है, 1 के बटे में D है तो हम लोग 1 के बटे में इसे इंटू करके D रख देंगे। 1 का गुणा खोलेंगे तो 1 आएगा, इस एक समान आएगा, कोई अंतर नहीं आएगा, तो ये बन गया। तो ये तो हो गया एक समीकरण। अब इसमें से हम लोग इसको हटा के देखेंगे, जैसे मैंने पहले बताया आपको, इसको हटाएंगे, यहाँ ले आएंगे बराबर, तो क्या होगा, तो हम लोग F को F रख दिया, इस जगह पर ये समानुपाती हटा दिया, तो 1 बटे के वैल्यू रख दी, जो कि स्थायी मानेंगे, ठीक है, जहाँ के एक नियतांक है, क्या है, कि एक नियतांक है, स्थायी है। Q1 Q2 बटे D इसका सेम टू सेम ये रख दिया अपन ने यहाँ पर। अब जो बल लग रहा है, ताकत लग रही है, तो बल की इकाई क्या है, न्यूटन, बस। तो यहाँ पर हम बताएंगे MKS में, मतलब MKS में। यदि दूरी होती तो मीटर में नापते, वजन है तो किलो में नापेंगे, समय है तो सेकंड में नापेंगे। तो यहाँ पर अपन बात करेंगे बल की, तो क्या लगेगा, न्यूटन MKS में। तो ये है। यदि कहीं ये पूछा जाए कि 1 न्यूटन कितने डाइन का होता है, इसे यदि हम बात MKS में पूछ रहे हैं तो न्यूटन लगेगा, यदि CGS में पूछ रहे हैं तो CGS में, तो यहाँ पर डाइन लग जाएगा, क्या लग जाएगा, डाइन, अर्थात हम कह सकते हैं लगा डाइन। तो डाइन और ये दोनों में क्या फर्क है हमारे सामने, कि 1 न्यूटन में 10 पे पावर 5 डाइन होती हैं, क्या होती है, 10 पे पावर 5 डाइन के बराबर होता है। जैसे 1 ग्राम और 1 किलो में कितने का संबंध है, 1000 का, बस ऐसे ही इनमें ये संबंध है, ठीक है। जहाँ एक के एक नियतांक है, ये कह सकते हैं अपन लोग। इस प्रकार से हमारे पास ये कूलाम के नियम का कंप्लीट हुआ। अब आता है अगला, प्रतिरोध किसे कहते हैं, क्या है, प्रतिरोध किसे कहते हैं। तो देखो प्रतिरोध, वैसे तो अपन लोग पढ़ी जाए प्रतिरोध। जैसे मान लो हम देख रहे हैं कि ये प्रतिरोध कैसे जानेंगे, एक तार है ये वाला इतना मोटा, है ना, और इसमें हम लोग करंट भेज रहे हैं, और ये 1 मीटर है, और यहाँ से हम 10 एम्पियर का तार भेज रहे हैं, लेकिन ये तार का है, चांदी का, किसका है, चांदी का, AG, ठीक है, चांदी का तार है, 10 एम्पियर की धारा भेज रहे हैं। तो यहाँ पर यदि 10 एम्पियर की धारा आ रही है, क्या रही है, 10 एम्पियर की धारा आ रही है, तो ये चांदी कोई भी करंट को नहीं पी रही। तो इसका मतलब है चांदी विद्युत की कैसी है, सुचालक, सुपर करंट जाएगा। अब हम लोग चांदी की जगह हम लोग काय का तार ले लेते हैं, हम लोग लोहे का या एल्यूमिनियम का,
मान लो मैंने डायरेक्टली लोहे का ले लिया, अपन हटा दें और बीच की चीजों को, ठीक है। ये तो लंबाई कितनी है, 1 मीटर। अब मैं यहाँ से 10 एम्पियर की धारा भेज रहा हूँ और जहां पर 5 एम्पियर की धारा रह जाती है, तो फिर 5 एम्पियर कहाँ गई, लंबाई समान है, धारा समान है, बाकी कहाँ गई। तो इस चालक का ऐसा गुण, क्या, ऐसा गुण जो विद्युत धारा में रुकावट पैदा करता है, पूरी विद्युत को नहीं भेजता है। तो जो चालक अपनी विद्युत धारा में रुकावट पैदा करेगा वही गुण उसका प्रतिरोध कहलाएगा। प्रतिरोध का मतलब है धारा जाना चाहती है, वो कह रहा है तू यहीं रुक, मैं नहीं जाने दूंगा, तो करंट को क्या कर लेगा, रोक लेगा धारा को। तो किसी चालक का वह गुण, चालक कौन है, ये वाला तार, तो चालक का गुण जो विद्युत धारा को रोकता है क्या कहलाएगा, प्रतिरोध। ठीक है, अब पढ़ के देखो क्या लिखा है परिभाषा। प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण है जो विद्युत धारा के बहने में रुकावट उत्पन्न करता है। क्या करता है, रुकावट उत्पन्न करता है, प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, ये भी आ सकता है। 2 नंबर में परिभाषा लिख सकते हैं, यदि इसके साथ में ये भी जोड़ दिया कि प्रतिरोध कब कब ज्यादा हो सकता है, कब कब कम हो सकता है। कम और ज्यादा होने की घटना को क्या बोलते हैं अपन लोग, प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो अपन लोग देखते हैं कब कब ज्यादा हो सकता है, कब कब कम हो सकता है। तो देखें, नंबर 1, चालक की लंबाई। चालक की लंबाई का मतलब है यदि मैं 10 एम्पियर की धारा 1 मीटर तार में भेज रहा हूं तो यहाँ कितने आ रही है, 10 मीटर। यदि इसे ये एक तार ले लिया इतना ऐसे, ठीक है, यहाँ तक, इसमें मैं धारा भेज रहा हूँ 10 एम्पियर की, कितने की, 10 एम्पियर की। तो मान लो यहाँ पर 9 एम्पियर आ रहा है, कितने का आ रहा है, 9 एम्पियर आ रहा है। तो 1 एम्पियर कहाँ चला गया, ठीक है, क्या हो गया, 1। अब मैं और लंबा कर दूं इसको यहाँ तक, तो इसमें यहाँ तक और लंबा किया तो इसमें रह गया 8 एम्पियर की धारा। तो इसका मतलब ये है कि यार लंबाई बढ़ाता जा रहा हूँ, ये करंट को पीता जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जितना प्रतिरोध बढ़ाएंगे उसी अनुपात में, जितनी लंबाई बढ़ाएंगे उसी अनुपात में प्रतिरोध भी बढ़ रहा है, क्योंकि करंट पी रहा है तार। यदि मैं 10 एम्पियर की धारा यहाँ देखूं तो यहाँ पूरी 10 ही मिल रही है, और बढ़ा तो यहाँ 9 मिलने लगी, और लंबा किया तार तो यहाँ 8 ही रह गई, और बढ़ाऊंगा तो ये 7 भी रह जाएगी। काफी दूर तार में करंट ले जाए अपन लोग तो कुछ कम हो जाएगा करंट, ये बता रहे हैं। किसकी वजह से कम होगा, प्रतिरोध की। तो सीधी सीधी बात यह है कि लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा। तो देखो, किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के कैसा होता है, अनुक्रमानुपाती, अर्थात के समानुपाती है। अर्थात के बढ़ेगी मतलब लंबाई बढ़ेगी, ये आर है, सॉरी आर समानुपाती एल, तो आर तब बढ़ेगा जब लंबाई बढ़ेगी। अब आता है चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। तो देखो क्षेत्रफल क्या होता है, अनुप्रस्थ काट, किसी तार को काट दिया तो ये क्षेत्रफल है उसका, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल ये है। इससे ये पता लग रहा है कि तार की मोटाई क्या है, इससे क्या पता लग रहा है कि तार की मोटाई क्या है। अब एक तार ये है, लो साहब ये, तो ये पतला तार है बिल्कुल, ठीक है, ये मोटा है, तो इसका एरिया और इसका एरिया, तो एरिया घटेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, ये अंतर है इसमें। तार मोटे लेंगे तो सुपर जाएगी स्पीड से, चाहे ऐसे समझ लो कि चौड़े रोडों पर कार जा रही है स्पीड से और सकरे रोडों पर जा रही है वो धीरे धीरे। तो सकरे तारों में, पतले तारों में, पतला तार कहाँ से पता करेंगे, एरिया से। तो इनमें प्रतिरोध ज्यादा होता है, क्या होता है, प्रतिरोध ज्यादा होते हैं, गड्ढे ज्यादा होते हैं रोड पर, तो कार धीमी चलती है, वही है प्रतिरोध। ऐसे ही अपन रोड पर क्या लगाते हैं, ऐसे ऐसे करके, ये रोड है मैंने, अब इस पर क्या लगे हैं, ये ऐसे ऐसे करके गति अवरोधक, गति अवरोधक, तो गति को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। ऐसे ही ये करंट को कम करेंगे। तो एक तो लंबाई के समानुपाती हो गया और एक क्षेत्रफल के उल्टा। मोटे तार कम करंट पिएंगे, पतले तार ज्यादा पिएंगे। तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल निकाल लिया हमने। तो अब पढ़ेंगे, किसी चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट यानी ये वाली मोटाई क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती यानी उल्टा, अर्थात आर समानुपाती 1/a। 1/a का मतलब हुआ उल्टा। तो एरिया बढ़ेगा
तो प्रतिरोध घटेगा, एरिया घटेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। तो देखो एरिया घट गया, प्रतिरोध बढ़ गया। ठीक है, इधर में अपन लोग क्या बात करेंगे, एरिया बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा। ये बढ़वे की बात करेंगे, किसकी, ये बढ़ने की बात करेंगे तो ये घटने की बात करेगा। इधर ये सब को बढ़ने की बात करेंगे तो ये घटने की बात करेगा। देखो प्रतिरोध तब बढ़ेगा जब एरिया घटेगा। तो देखो ये एरिया कैसा है, कम है, तो एरिया घटेगा तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। जहां वो एरिया घटाएंगे, क्या करें, एरिया बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा। तो अर्थात ये बात लिख सकते हैं, ये पूरी यहां से जो बात लिखी है ना वहां तक, ये पूरी इतने में समाप्त हो जाएगी। आप शॉर्टकट लिखना चाहें तो इतना लिख सकते हैं, जो सफेद सफेद अंडरलाइन है यहाँ तक ये कर लेना, क्या प्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती, तो ये लिख देना आर समानुपाती 1/a, क्योंकि उल्टा होता है। इसमें आर समानुपाती एल, आर बढ़ेगी लंबाई भी बढ़ेगी, ये बात करना है। तीसरा नियम आ गया किसी चालक की प्रकृति पर। चालक की प्रकृति का मतलब है चालक काय का बना हुआ है, सही है, चांदी का है, लोहे का है, किसके ऊपर बना हुआ है। तो हम देखेंगे प्रकृति पर सबसे अच्छा चालक कौन है, चांदी, उसके बाद तांबा, उसके बाद उसके बाद एल्यूमिनियम। अर्थात प्रतिरोध पदार्थ के निर्भर करता है किसी चालक का विद्युत अपघट घटता हुआ क्रम। देखेंगे तो सबसे ज्यादा चांदी में जा रहा है करंट, फिर तांबे में जाता है उससे कम, उसके बाद एल्यूमिनियम। तो ये सही क्रम है इसका, ठीक है। तो ये हो गया आपका याद। अब देखते हैं आपका अब आता है चालक के ताप पर। किसके पे, चालक के ताप पर। अर्थात किसी चालक का प्रतिरोध उसके ताप पर भी निर्भर करता है, यानी तार गर्म में ज्यादा करंट भेजेगा या ठंडे में ज्यादा करंट भेजेगा, ये जानेंगे। तो हम देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है शुद्ध धातुओं का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर बढ़ता है। शुद्ध धातु का तार बनाए और वो गर्म होगा तो करंट पीगा, और मिश्र धातुओं का यदि तार बना है तो गर्म होके वो और अच्छी करंट देगा, प्रतिरोध कम हो जाएगा। इसलिए आपने देखा होगा कि सर्दियों में अपन लोग गाड़ी चालू करते हैं, कार, तो चाबी घुमाते तो खिल 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 लगी रहती है। जब वो तार गर्म हो जाता है, एक बार गाड़ी चालू हो जाती है, फिर बार बार चालू में कोई दिक्कत नहीं आती। तो वही बात कह रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अब अपन ने देखेंगे समीकरण जो अपन ने 3 बनाए थे, उन्हें हम लोग देख सकते हैं, मिला सकते हैं। समीकरण 1 समीकरण 2 को मिलाने पर तो आर समानुपाती 1/a को ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ऐसे भी। तो अपन लोग तीनों को मिलाना चाहें तो मिला भी सकते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से थे हमारे सामने समीकरण, कौन कौन से थे, इनको मिला के बता देता हूं आपको। एक था आर समानुपाती, क्या था, आर समानुपाती एल, यानी लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। एक था आर व्युत्क्रमानुपाती 1/a, सही है। और एक है आर समानुपाती टेम्परेचर का, तो अपन बनाएंगे नहीं उसको, ठीक है। तो इन दोनों को मिला दिया जाए तो ये बन जाएगा आपके सामने। आर आर कॉमन हो जाएगी, क्या हो जाएगी, आर आर कॉमन हो जाएगी, L/A हो जाएगा, बस, ठीक है। अब अपन लोग एक बार ये हो गया। अब ये जो चित्र है वो आपको देखो एक बार और समझाते हैं, बढ़िया मस्त समझना है इसको। ये चित्र क्या कह रहा है, ये चित्र कह रहा है कि देखो भाई वोल्टेज और एम्पियर माने करंट यानी धारा और वोल्टेज एक ही रास्ते को जा रहे हैं, लेकिन प्रतिरोध भाई साहब ये हैं, इनका नाम प्रतिरोध है। कौन है, प्रतिरोध। ये प्रतिरोध भाई साहब कह रहा है नहीं मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, रोड को सकरा कर दिया तो फंस फंस के जा रहे हैं। यदि इतना ही रोड चौड़ा होता, इतना ही रोड चौड़ा होता तो स्पीड से निकल जाते। तो प्रतिरोध कह रहा है मैं नहीं जाने दूंगा। तो इस प्रकार के गुण को ही हम क्या कहते हैं, समझने का क्या डायलॉग बनाया अपन ने बेहतरीन, कि भाई वोल्टेज धक्का जा, डीपी बेस से कह रहा है जा, करंट मोटर चला। अब वो जो मोटर में तो करंट में जा रहा है, तार में, जो तार में जो व्यवस्था है वो कौन है, प्रतिरोध बैठा है। उसने कहीं नहीं जाने दूंगा, तो जाने को रोकता है, तो वही गुण प्रतिरोध कहलाता है।
तो ये एम्पियर यानी वोल्टेज समानुपाती होता है एम्पियर धारा, ठीक है। तो ये दोनों एक समानुपात में और प्रतिरोध इनके उल्टा है, ये लो, तो प्रतिरोध इनका उल्टा है, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो ये रेजिस्टेंट है, ये रेजिस्टेंट भाई साहब है, क्या है, रेजिस्टेंट भाई साहब है, ठीक। अब आता है कृषि क्षेत्र में विद्युत के उपकरणों का क्या काम आएगा। तो अपन सब जानते हैं, सारे किसान लोगों के बच्चे अपन लोग, कि खेती में जहाँ लाइट से कौन कौन सी चीजें चल सकती हैं, तो बिल्कुल इजी है, इसमें कोई समझाने का वो नहीं है। तो कृषि क्षेत्र में मुख्यतः जो उपकरण यानी मशीनें लगाई जाती हैं, क्या मशीनें लगाई जाती हैं, वो उसके बारे में बात करेंगे। तो बीजों को ग्रेडिंग करने, छान करके चलना में से छान करके मोटे बीज अलग, मध्यम बीज अलग, पतले बीज, छोटे बीज, माटी सब छानने के काम करती है, वो होती है ग्रेडिंग करने की। नदी तालाबों कुओं में से जो सिंचाई की मोटरें विद्युत से चल रही हैं। थ्रेसर जो कि थ्रेसिंग करने में, गेहूं चना आदि का थ्रेसर में भी इसका विद्युत का प्रयोग होता है। ट्यूबवेल चलाने में भी, लाइट समरसीबल पंप चलाने में लाइट का प्रयोग होता है। फल सब्जियों को संरक्षण के लिए फ्रीजर में रखेंगे तो फ्रीजर कैसे चलेगा, लाइट से चलेगा। तो इस प्रकार से हमारे पास ये लाइट से चलने वाले उपकरणों की बात कही गई है। तो कृषि क्षेत्र में विद्युत का उपयोग हो गया। अब आता है विद्युत बल रेखाओं और चुंबकीय बल रेखाओं में क्या अंतर है। ये चुंबक और विद्युत पार्ट दोनों के बीच का कनेक्शन है। यदि इस तरह का प्रश्न आता है तो आप आसानी से हल कर सकते हो। तो देखें आगे, विद्युत बल रेखाएं कैसी थी, एक तार के धनावेश से निकलती थी और एक ऋण आवेश पर आकर के समाप्त हो जाती थी, यही थी क्या विद्युत बल रेखाएं, ये ठीक है ना, ऐसे। तो देखें आगे, ये विद्युत बल रेखा। अब चुंबकीय बल रेखा कैसी थी, ये देख लो, ये चुंबक है हमारे सामने, क्या है, एक चुंबक है ये वाली। चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक एन होता है और एक एस होता है, और बीच में इनका उदासीन बिंदु होगा यहाँ पर। तो चुंबकीय बल रेखा में एन से सीधी लंबवत निकलती हैं ऐसे, है ना, ये तो ऐसे निकलती हैं और ऐसे जाती हैं और ऐसे एंट्री कर जाती हैं। तो लंबवत ऐसे चलती हैं, तो लंबवत निकलती हैं और लंबवत ही लगभग समाप्त हो जाती हैं। तो चुंबक के अंदर भी चलती हैं, चुंबक के अंदर चल रही हैं वो ऐसे एन की ओर, और चुंबक के बाहर चल रही हैं एन से एस की ओर। इन्हें मैं बाहर बना के देखूं तो ऐसे दिखाई देंगी, ऐसे देखो, ये अंदर ऐसे जा रही है और बाहर से ऐसे जा रही है। तो ये बनाएंगे बंद वक्र, क्या बनाएंगे, बंद वक्र। और इनमें कोई कोण नहीं है तो इसे निष्कोण, कैसा बोलेंगे, निष्कोण, कोई कोण नहीं है इनमें, तो निष्कोण बन गया। तो इनकी कंपेयर करके आंसर दे देंगे अपन लोग, बिल्कुल सरल है। ये खुला वक्र बनाती है कि विद्युत में यदि को नेगेटिव वाले को मैं हटा दूं, यहां से हटा दूं तो प्लस से ही निकलती हैं विद्युत बल रेखाएं, ऐसे, ये सही है, ऐसे, ये लो। तो ये क्या बना रही है, खुला, लेकिन इसमें खुला नहीं बनेगा। चुंबक में हमेशा एन और एस ध्रुव होते हैं, क्या होते हैं, एन और एस दो ध्रुव होते हैं। तो देखो आगे, तो ये खुला वक्र बनाती हैं, ये बंद वक्र बनाती हैं। दूसरा हम बात करें, ये चालक के लंबवत निकलती हैं, यानी ये सीधी 90 डिग्री के कोण पर निकल रही हैं, ठीक है, कहाँ निकल रही हैं, 90 डिग्री के कोण पर। इसमें ये थोड़ी बहुत झुक सकती हैं, ऐसा उनका मानना है, ज्यादातर लंबवत निकलती हैं। लेकिन ये कह सकते हैं हम लोग कि चुंबक के लंबवत हो आवश्यक नहीं है, ठीक है। ये चालक के अंदर उपस्थित नहीं होती, लेकिन चुंबक के अंदर तो ऐसे एन जाती हुई बताई ना मैंने आपको, ऐसे ये एन थी, ये एस थी, तो ऐसे एन की ओर सभी उपस्थित रहती हैं, ठीक है। ये विद्युत आवेश उत्पन्न होने पर ही होती है, जब तार में करंट जा रहा होगा तभी होगा, ये जरूरी नहीं है ये करंट होगा या तब होगा। ये एनएस में हमेशा ही रहती हैं, उत्पन्न होती रहती हैं। इनकी दिशा निश्चित नहीं होती, ये चारों दिशाओं में जा रही हैं। चुंबक हमेशा उत्तर से निकलती हैं और दक्षिण पर जाके समाप्त होती हैं। तो इनकी दिशा निश्चित होती है, क्या होती है, ये दक्षिण यानी नॉर्थ और साउथ से ओर से निश्चित इनकी दिशा होती है। इस प्रकार से हमारे पास चुंबकीय बल रेखाओं और विद्युत बल रेखाओं का गुण में अंतर क्लियर हुआ। तो अब अपन इस क्वेश्चन की बात करेंगे कि विद्युत में, कि विद्युत धारा के प्रभाव बताइए।
विद्युत धारा का प्रभाव तो हम आसानी से सीख सकते हैं, बहुत सरल है, इसमें तो कुछ कह ही नहीं सकते। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, जहां भी हम हीटर में करंट भेजते हैं, धारा भेजते हैं, ऊष्मा उत्पन्न होती है, विद्युत धारा की ऊष्मा कहलाएंगे। सिंपल। जब विद्युत धारा जब किसी चालक यानी जिसमें करंट तार को क्या चालक में विद्युत हाँ प्रवाहित की जाती है, तो उसके चालक मार्ग में बाधा उत्पन्न होती है। इससे रुकावट उत्पन्न होने पर कुछ विद्युत खर्च होती है और उसमें ऊष्मा के रूप में प्रकट हो जाती है। सीधा सीधा हीटर का ही उदाहरण है, ठीक है। हाँ, फलस्वरूप इससे चालक गर्म हो जाता है, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहलाता है। अब अपन लोग कोई मोटर चल रही है, कॉइल गर्म हो रहे हैं, वो ऊष्मा का प्रभाव ही तो है। चाहे विद्युत, जैसे अभी बोर में मोटर चल रही है और हमने खटका दबा दिया, थोड़ी देर बाद देखते हैं कि कॉइल गर्म होने लगते हैं, तो बस इसी को विद्युत धारा का, उधर ऊर्जा खर्च हो रही है बोर में, उधर स्टार्टर से जा रही है, उधर खर्च हो रही है, बीच में जो ऊर्जा ऊष्मा में परिवर्तन हो जाती है बस, ठीक है। दूसरा है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। हमने क्या किया, एक नमक घोल लो, क्या घोल लो, नमक, उसमें करंट डाल दो, क्या डाल दो, करंट। तो देखिए आगे मैंने यहाँ पर नमक का सूत्र होता है NaCl, ठीक है, क्या होता है NaCl। यदि हम इसे विलयन को अपन लोग NaCl को या नमक को किसी उसमें भर देते हैं, एक बर्तन में लो, अब नमक को घोल दिया तो ये गल गया। अब इसमें मैंने करंट के 2 इलेक्ट्रोड डाल दिए, एक ऋणात्मक डाल दिया और एक धनात्मक। जैसे ही हम इसमें करंट डालेंगे तो इसमें से धुआं उड़ने लगेगा। तो एक इलेक्ट्रोड पे कहाँ आने लगेगा, एक इलेक्ट्रोड पे आने लगेगा Na और एक पे जाने लगेगा Cl। तो धन वाले पे जाने लगेगा Cl और Na पे जाएगा, उल्टा होगा बस। इसे रासायनिक प्रभाव बोलेंगे। आजकल हमारे पास जो बैटरियां हैं, बड़ी वाली बैटरी आती है ना, उसमें यही सिस्टम होता है। जब चार्ज करते हैं तो ये ऐसा हो जाता है, डिस्चार्ज होता है तो ये अपने अपने क्रम में चेंज हो जाता है। तो रासायनिक टूटेंगे तो रासायनिक प्रभाव कहलाएगा। तो जब विद्युत धारा विभिन्न सुचालक यौगिक माने नमक का घोल या बैटरी में जो पानी भरा उसमें द्रवों में से होकर प्रवाहित की जाती है, तो उसमें से अधिकतर यौगिक अपने काय में टूट जाएंगे, अवयवों में, यानी एक Na में तो दूसरा Cl में टूट जाएंगे, यानी विघटित हो जाते हैं। विद्युत धारा द्वारा इस विभिन्न घटना को विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। यह विघटन को वोल्ट मीटर द्वारा नापा जाता है, ठीक है। ये हो गया। अब आता है हमारे सामने